इंदिरा हृदय के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पीएमओ इंडिया की तरफ से यह ट्वीट हुआ है जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। इंदिरा हृदय जी सामुदायिक सेवा प्रयासों में सबसे आगे थी। उन्होंने एक प्रभावी विधायक के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव भी था। इंदिरा हृदय जी के निधन से दुखी हूं, ये ट्वीट है जो पीएमओ इंडिया की तरफ से किया गया है, जिसमें डॉक्टर इंदिरा हृदय के बारे में लिखा गया है कि डॉक्टर इंदिरा हृदय was at the forefront of several community service efforts. She made a mark as an effective legislator and also had rich administrative experience. Saddened by her demise, condolence to her family and supporters. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो लगातार अलग अलग वर्गों से इंदिरा हृदय के निधन पर शोक व्यक्त किया जा रहा है। राहुल गांधी ने पहले शोक व्यक्त किया था, अब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी शोक व्यक्त किया गया है। एक बार फिर से सीधे चलते हैं ब्रिजेश के पास जो इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड सदन दिल्ली में। ब्रिजेश, कोई अपडेट अभी तक मिल पाया है कि कब तक रवानगी होगी, कब तक उनका पार्थिव शरीर को लेकर उत्तराखंड जाया जाएगा, और क्या उत्तराखंड में पहले देहरादून लेकर जाया जाएगा या सीधे हल्द्वानी लेकर जाया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक मैं आपको जरा सा आपको तस्वीर दिखाता हूँ। अभी भी डॉक्टर जो कि डॉक्टर यहाँ से इंस्पेक्शन करके अभी निकले हैं बाहर। तो आप वो तस्वीर जो है आप देखिए, अंदर रूम की आपको तस्वीर तमाम जो नेता हैं इसको लेकर मंत्रणा कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे जो है उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। जो है इस समय शिल्पी अरोड़ा हमारे साथ है। मैम, इंदिरा हृदय जी का जाना कितनी बड़ी पार्टी के लिए क्षति है? न सिर्फ पार्टी के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए और देश के लिए, क्योंकि महिला शक्ति का प्रतीक थी। देश में मैं इंदिरा गांधी जी की बहुत बड़ी फ़ैन थी। मैं बचपन में पैदा होते ही इंदिरा गांधी जी को देखा और इधर उत्तराखंड में मैं डॉक्टर इंदिरा हृदय की बहुत बड़ी फ़ैन थी। महिला शक्ति के लिए, पूरी उत्तराखंड की, पूरे देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और विश्वास नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि रात को 12:30 बजे तक मैं यहीं थी उनके साथ में, और आज सुबह ही हुआ। अभी तक मतलब ऐसे लग रहा है अभी सो रही हैं और अभी उठ जाएंगी एकदम। अच्छा, अभी क्या यहाँ से सीधे हल्द्वानी ले जाएंगे या देहरादून भी हल्द्वानी सीधा हल्द्वानी। तो अभी यहाँ से कितनी देर में यहाँ से निकलने का? बस अभी इनके कुछ रिलेटिव और आ रहे हैं, तो उनके इंतज़ार हो रहा है। उनके आने के बाद हम यहाँ से चलेंगे। हल्द्वानी में आज ही अंतिम संस्कार होगा या कल जो है? ये परिवार बताएगा। मेरे ख्याल से कल सुबह करेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों उनके जो प्रशंसक हैं वो लोग मिलना चाहेंगे, उनको देखना चाहेंगे। बिल्कुल। तो आप देखिए, आपसे कुछ देर में लगभग 2:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। 2:30 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से हल्द्वानी के लिए ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस नीचे आ चुकी है, एम्बुलेंस तैयार है। डॉक्टरों ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट दे दी है। डॉक्टर ने एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद जो है डॉक्टर अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट करके, डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करके गए हैं। और अब कागजी प्रक्रिया तो पूरी हो गई है। अब इंतज़ार किया जा रहा है, उनके कुछ रिलेटिव्स यहाँ पर आने वाले हैं, उनका इंतज़ार किया जा रहा है। और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को हल्द्वानी ले जाया जाएगा, क्योंकि हल्द्वानी उनकी कर्म भूमि, उनकी जन्मभूमि, वो पूरी ओवरऑल उन्होंने हल्द्वानी को अपनी कर्म भूमि बनाया। कुमाऊं मंडल में उनकी पहचान एक आयरन लेडी के तौर पर रही, और उन्होंने वहाँ विकास को लेकर के बहुत काम किया। चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाने की बात हो, महिलाओं को सशक्त बनाने की बात हो, या क्षेत्र के विकास की, हर एक जगह पर इंदिरा हृदय का एक ज़बरदस्त योगदान रहा उत्तराखंड के विकास में। और यही वजह है कि उनकी इच्छा भी थी कि वो आखिरी समय तक हल्द्वानी ही रहें। आखिरकार उन्हें हल्द्वानी ले जाया जाएगा और वहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अंतिम संस्कार अब आज नहीं हो सकता, अंतिम संस्कार कल ही किया जाएगा। ठीक है ब्रिजेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त फ़हीम तन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो देहरादून में मौजूद हैं। फ़हीम, सीधे उनके पार्थिव शरीर के बारे में अपडेट जो है, बाय रोड हल्द्वानी लेकर जाया जाएगा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। प्रेमचंद अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पीकर उत्तराखंड के। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आप स्पीकर हैं और दूसरी तरफ एक नेता प्रतिपक्ष हुआ करती थी इंदिरा हृदय
तो आपको सदन चलाने में उनके अनुभव का भी बहुत फायदा मिलता होगा। बिल्कुल। मेरे अध्यक्ष विधानसभा के कार्यकाल में जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका व्यवहार, मैंने बहुत शालीनतापूर्ण व्यवहार देखा और उनका राजनीतिक कौशल, जो उनका अनुभव था, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें मार्गदर्शन के रूप में काम आता था। बात देखिए कि मैंने तो उनको, जो कार्य मंत्रणा समिति की जब हमारे किसी भी सदन को चलाने से पहले बैठकें होती थी, उसमें कोई विषय इस प्रकार का आता था तो इनका अनुभव हम सबका मार्गदर्शन करता था। और उनका जो बोलने का तरीका, विधानसभा के अंदर अपनी बात रखने का तरीका, आक्रामक भी रहती थी तो शालीन भी रहती थी। किसी भी विषय को रखना हो तो उनका जो विषय को रखने का ढंग, वो अपने आप में बहुत बड़ा, जो मैं कह सकता हूँ, वो दिखाई देता था। और आज तो मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से वो आज हमारे बीच में नहीं है, पहली बात तो मैं यही कह सकता हूँ कि विश्वास नहीं हो रहा कि वो आज हमारे साथ नहीं है। अभी 3 दिन पहले मेरे से उनकी विधानसभा के संदर्भ में बातचीत हुई टेलीफोन पे, और कैसे विश्वास करूं कि आज वो दुनिया में नहीं है। कल मैं उनकी बाइट आपके चैनल्स पे देख रहा था, जो दिल्ली में किसी कांग्रेस की बैठक में थी, और उसके बाद उनका जो बाइट उनकी आ रही थी, तो कैसे विश्वास करूं कि आज वो हमारे साथ दुनिया में नहीं है। लेकिन प्रभु को जो मंजूर था, अब यही कहना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में जो 1974 से लगातार, एक टर्म को छोड़ दूं, लगातार जो विधायक रही हूँ, विधान परिषद के सदस्य रही हूँ, मंत्री रही हूँ, नेता प्रतिपक्ष रही हूँ, इतना बड़ा जिनका राजनीतिक अनुभव हो और उनका एक हमारे बीच से चले जाना, ये निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत दुखदायी है। मेरे लिए तो व्यक्तिगत छवि कह सकता हूँ, पूरे उत्तराखंड की क्षति है, विधानसभा की क्षति है, वो नहीं की जा सकती। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि उनका जाना हम सब बहुत ही कष्टकारी और दुखदायी। प्रेमचंद अग्रवाल जी, एक लंबा राजनीतिक अनुभव और अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स विचारधारा, एक जो वैक्यूम आया है, वो लगता नहीं कि आने वाले कई सालों तक उसकी भरपाई हो सकती है। बिल्कुल, जो आपने बात की उस पर मैं किस्सा आपको सुनाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। मेरे यहाँ विधानसभा की एक पुस्तिका का विमोचन होना था, और वो विमोचन में मैंने महामहिम राज्यपाल जी को आमंत्रण दिया था मुख्य अतिथि के रूप में, और उसी कार्यक्रम में मैंने नेता प्रतिपक्ष यानी इंदिरा हृदय जी को भी आमंत्रण दिया था। अनेकों मंत्रीगण, अनेकों हमारे विधायकगण उस कार्यक्रम में मौजूद थे। और आप ये देखिए कि वो कांग्रेस विचारधारा की थी। हालांकि अब अध्यक्ष विधानसभा में कोई विचारधारा नहीं कह सकते, लेकिन तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से हूँ, ये जानते हुए भी इस प्रकार सार्वजनिक रूप से बारे में टिप्पणी की। मैं तो उस दिन उनका बहुत मरूद हो गया, क्योंकि राजनीतिक हमारे आपस में मतभिन्नता हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन यदि कोई अच्छा काम करे और दूसरा व्यक्ति उसकी तारीफ करे तो मुझे लगता है वो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और ऐसे में आप देखिए कि जो उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मेरे बारे में जो टिप्पणी की, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने उस समय कहा कि मैंने प्रेमचंद अग्रवाल को, जब मैं मंत्री थी तो एक विपक्ष के विधायक में के रूप में और एक बहुत आक्रामक विधायक के रूप में, मुखर विधायक के रूप में मैंने देखा। और जब मुझे ये पता चला कि अध्यक्ष विधानसभा हो गए, तो मुझे था कि पता नहीं ये चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, क्योंकि प्रखर स्वभाव वाला व्यक्ति चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। और लेकिन आज मैं कह सकती हूँ, ये बात पिछले 1 साल पहले की है, कि मैं ये कह सकती हूँ कि जिस प्रकार का संचालन इस विधानसभा को चलाने में प्रेमचंद अग्रवाल ने किया, जिस प्रकार से पक्ष विपक्ष को साथ लेके चले, जिस प्रकार से हम लोगों को बड़ा सम्मान दिया, तो मुझे लगता है कि इनकी जिस प्रकार की शैली है वो शायद किसी और की रही हो। यानी कि इस प्रकार से मेरे बारे में टिप्पणी करना। और एक हमारे यहाँ एक अध्यक्ष विधानसभा का कोष होता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं सन 74 से विधायक रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि अध्यक्ष विधानसभा का कोई कोष होता है। प्रेमचंद अग्रवाल जी के कार्यालय से बार बार फोन, प्रेमचंद जी के बारे में बार बार इनके द्वारा कहा जाना कि आप अपने क्षेत्र से कुछ ऐसी एप्लीकेशन लाइए कि हम इसमें स्वीकृति प्रदान करेंगे। यानी कि उसमें भी आपके मतलब नेता प्रतिपक्षी यानी इंदिरा हृदय के द्वारा मेरी प्रशंसा करना, तो आप समझिए कि, और वो भी सार्वजनिक रूप से, ये दर्शाता है कि कोई अच्छा काम कोई भी करे, किसी भी पार्टी मजहब किसी भी मत भिन्नता उनसे हो सकती है, लेकिन उनकी प्रशंसा करनी ही चाहिए। ये किसी सीखना यदि है तो इंदिरा हृदय जी के ऐसे व्यवहार से हमें सीखना चाहिए। मैं तो वास्तव में, मैंने कहा ना कि कभी भी कार्य मंत्रणा की समिति में हो, चाहे सदन के अंदर हो, कभी कोई विषय ऐसा आता तो उनकी राजनीतिक जो कौशल है, उनका जो अनुभव है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ मार्गदर्शन उससे मिलता था। आज उनका चले जाना निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत दुखद है। ये भरपाई तो शायद अभी नहीं हो सकती, विश्वास तो नहीं हो रहा, लेकिन प्रभु को कुछ
और ही मंजूर था। ऐसी कुशल नेत्री, ऐसी हमारी तो, वरिष्ठ नेत्री हमारे उत्तराखंड की आज हमारे बीच में नहीं है। वास्तव में उनको मैं मैंने अपने विधानसभा कैंप कार्यालय में भी उनके लिए श्रद्धांजलि सभा रखी थी, वहां श्रद्धांजलि दी अब कार्यकर्ताओं के साथ। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे इनका चले जाना ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति बहुत जल्दी तो नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमचंद अग्रवाल जी आपका। स्पीकर उत्तराखंड प्रेमचंद अग्रवाल जो अपने एक निजी अनुभव को शेयर कर रहे थे कि किस तरीके की नेत्री इंदिरा हृदयेश थी, उसको लेकर बाकायदा उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया। और उस किस्सा के जरिए आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में पूरे देश में, सिर्फ उत्तराखंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में बात कर रहा हूँ, इंदिरा हृदयेश सरीखे के नेता बहुत कम है। आज की तारीख में एक दूसरे पर कोई जब आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो कब वो बिलो द बेल्ट पहुंचकर हमला कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन आपसी संबंधों में कभी खटास नहीं लाया गया। ब्रिजेश श्रीवास्तव भी मेरे साथ बने हुए हैं, फहीम ताना भी मेरे साथ देहरादून से बने हुए हैं। फहीम, उत्तराखंड की बात करें तो अब ये तय हो गया है, जो अपडेट इस वक्त हमारे पास है, जो जानकारी है कि उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा हल्द्वानी। तो हल्द्वानी में किस तरीके की तैयारी है, क्या कुछ चीजें चल रही हैं, इसके बारे में कोई अपडेट? फहीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? फहीम का संपर्क टूट गया है। ब्रिजेश मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। ब्रिजेश, आप उत्तराखंड सदन में हैं, इस वक्त कौन कौन मौजूद हैं, क्या कुछ एक्टिविटीज अभी वहां पर हो रही है? देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरह से जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, वो कांग्रेस के इस वक्त जो नेता हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में हरीश रावत को देख सकते हैं, आप इसके साथ ही टमटा साहब को देख सकते हैं, किशोर उपाध्याय जी को देख सकते हैं। तो वो तमाम नेता इस वक्त बैठे हुए हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो मेडिकल एग्जामिन चल रहा है, मेडिकल एग्जामिन अब हो चुका है। वैसे डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया है। और उसके बाद अब कुछ परिजन, कुछ जो रिलेटिव हैं वो आए हुए हैं। और उसके बाद अब यहाँ से कुछ देर बाद जो पार्थिव शरीर को यहाँ से हल्द्वानी के लिए ले जाया जाएगा, जहाँ पर हल्द्वानी में उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन चूँकि सड़क मार्ग से हल्द्वानी आएंगे तो हल्द्वानी जाने में लगभग 4 से 5 घंटे का टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। ऐसे में अब जो अंतिम संस्कार है वो कल होगा और कल सुबह हल्द्वानी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और वहाँ पर कई बड़े कांग्रेसी नेताओं के पहुँचने की संभावना है, उनके जुटने की संभावना है। तो इंदिरा हृदयेश को लेकर के आपको अगर मैं तस्वीर दिखाऊं सामने की, कि आपको इस सामने तस्वीर देखिए कि उनके अंदर कमरे की तस्वीर है। और वहाँ पर बहुत सारे कांग्रेसी जो नेता हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, मंत्रणा कर रहे हैं। और अंदर कुछ परिजन भी हैं जो अंदर पहुँचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक के बाद एक जो कांग्रेसी नेता हैं उनके पहुँचने का जो सिलसिला है वो जारी है। इनके अपने रिलेटिव यहाँ पहुँच रहे हैं और जब अभी कुछ रिलेटिव का इंतज़ार किया जा रहा था वो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हल्द्वानी के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। तो फिलहाल इंतज़ार किया जा रहा है इंदिरा हृदयेश के कुछ रिलेटिव का और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर यहाँ से निकलेगा। परिजनों की तरफ से ब्रिजेश क्या कुछ अभी तक अपडेट नहीं दिया जा रहा? परिजन वहाँ पे संभवतः उनके जो बेटे हैं वो कल से ही उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार जो सुमित हैं, सुमित हृदयेश, वो लगातार उनके साथ थे। जब 3-4 दिनों पहले तक वो यहाँ पर आए थे तब भी जो है मैं आपको उनके बेटे की तस्वीर भी सीधे तौर पे दिखा रहा हूँ। तो आप ये भैया, हेलो, 10 सेकंड में आ जाना है भैया। आप ये तस्वीरें, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ। सीधे तस्वीरें देखिए, ये सीधे तस्वीरें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए,
ये उत्तराखंड सदन के अंदर जो कमरा नंबर आ जाओ सारे लोग आ जाओ। 303 संभवतः जहां पर कल रुकी थी रात को, उनका पार्थिव शरीर है ये। यहीं पर वो कल रात सोई और उसके बाद फिर वो उठी नहीं। डॉक्टर्स उनको एग्जामिन कर चुके हैं। हमारे जो कैमरामैन थे वो आपको वो शॉट्स दिखा रहे थे उनका। उत्तराखंड सदन का ये कमरा नंबर संभवतः 303 है, जहां पर आपने देखा इंदिरा हृदय का पार्थिव शरीर रखा गया है। डॉक्टर्स एग्जामिन कर चुके हैं। ब्रजेश, बिल्कुल थोड़ी देर पहले से जब आपकी कुछ नेताओं से बात हो रही थी, हमारे भी कुछ नेताओं से बात हो रही थी, तो वो सब यही कह रहे थे कि वो लग रहा है कि सो रही हैं और कभी भी उठ जाएंगी। तो उनके जो बॉडी को हमने देखा उससे लग रहा था कि वो नॉर्मल सो रही हैं, उनका निधन नहीं हुआ है। धर्म, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 2 दिन पहले ही परसों हम लोग जब वो निकल रही थी यहाँ से पार्टी ऑफिस बैठक के लिए, उस वक्त मेरी खुद उनसे बात हुई। लगभग 15 मिनट तक हम लोगों की बात हुई। वो यूं तो खड़ी नहीं हो पा रही थी बगैर सहारे के, उन्हें कोई ना कोई सहारा जरूरी था। कुछ देर खड़ी रहती थी उन्हें चक्कर आने लगता था। हम लोगों ने कहा कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं। उनका स्वास्थ्य मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मजबूती के साथ पार्टी को आगे बढ़ाऊंगी। यानी कि वो आखिरी समय तक भी उनको जो चिंता थी वो कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में दोबारा स्थापित करने की थी। वो जिस तरीके से मुखरता के साथ बातचीत कर रही थी हम लोगों के साथ, वो लग ही नहीं रहा था कि इंदिरा जी आज हमारी इनसे आखिरी बातचीत है। हम लोगों ने कहा कि आप ऑफिशियल एक इंटरव्यू दे दीजिए, तो उन्होंने कहा अभी नहीं, मुझे लौट के आने दो, जब सारी पूरी बैठक पूरी हो जाएगी फिर आप लोगों के साथ बैठूंगी। तो अब तो वो एक इतिहास का पन्ना बन चुका जो है। अब वो शायद वो वक्त कभी लौटेगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका व्यक्तित्व ये बताता है कि आखिरी समय तक भी वो उतनी ही सशक्त, उतनी ही मजबूत और उतनी ही कॉन्फिडेंट थी। उन्हें मालूम था कि उत्तराखंड में पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बावजूद उसके उन्होंने कभी भी लड़ना नहीं छोड़ा, कभी पलटवार करना नहीं छोड़ा। उनकी एक छवि एक शख्सियत के तौर पर रही है। ये एक सबसे बड़ी बात रही है। एक ऐसी शख्सियत जिसको अब आप सोचिए, अभी सुबोध उनियाल का एक ट्वीट था कि उत्तराखंड की शेरनी चली गई, तो वाकई में वो आयरन लेडी थी। वाकई में वो अपने आप में एक शख्सियत थी और सुपर सीएम उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता था। कांग्रेस की जब जब सरकार रही तो भले ही उनके पास चाहे फाइनेंस रहा हो, संसदीय कार्य रहा हो या फिर पीडब्ल्यूडी रहा हो, तो कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास हमेशा रहे, लेकिन वो सुपर सीएम के तौर पर रही। सीएम कोई भी रहा हो, तूती सिर्फ इंदिरा हृदय की बोलती थी। तो ये उनकी अपनी शख्सियत का हिस्सा था, यही एक उनकी अलग पहचान थी। इसीलिए उस भीड़ में तमाम नेताओं से वो अलग खड़ी थी। अपनी ही पार्टी के अंदर उनके तमाम डिफरेंसेस थे। वजह सिर्फ ये थी क्योंकि वो मुखर होकर के किसी के खिलाफ भी, अगर उन्हें जो लगता था कि आप गलत हो या ये गलत हो रहा है, तो वो गलत बोलती थी। और यही वजह था बहुत सारे नेताओं को नागवार भी गुजरता था, लेकिन बावजूद उसके वो एडमायर करते थे। वो ये इस बात को स्वीकार करते थे कि हाँ है तो कोई लेडी, एक महिला होते हुए जिस मुखरता के साथ उन्होंने तमाम मुद्दों को रखा। और सबसे बड़ी बात है, अभी जब हम टमटा साहब से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक वो कहा कि ऐसे वक्त में इंदिरा हृदय राजनीति में आई जब महिलाओं को राजनीति में आना अपने आप में एक किसी विस्मयकारी घटना से कम नहीं माना जाता था। बहुत कम महिलाएं थीं जो अपने दम पर सियासत में आगे बढ़ती थी। 1978 में जो राजनीति में कदम रखा इंदिरा हृदय ने, तो उसके बाद कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। एक टर्म अगर छोड़ दिया जाए, यानी 2007 से 2012 का, उसको छोड़ करके वो हर बार उत्तराखंड से विधायक चुनी गई। इससे पहले लगातार वो एमएलसी, जब संयुक्त प्रदेश था यानी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जब संयुक्त था, तब वो लगातार एमएलसी चुनी गई। उत्तराखंड सरकार में एनडी तिवारी की सरकार में जब वो सबसे पहले मंत्री बनाई गई, संसदीय कार्य मंत्री, और इसके साथ पीडब्ल्यूडी, उस वक्त उनको सुपर सीएम कहा जाता था। कहते थे कि सीएम की कोई सुने ना सुने, लेकिन इंदिरा हृदय की बात को काटने का दम किसी में नहीं था। उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर थी। तो ये इस तरीके से उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया, इस तरीके से अपनी शख्सियत बनाया। आज भी हम लोग अभी पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी मैं उनके घर गया था हल्द्वानी, वहाँ पर भी मैंने देखा, वहाँ पर इतने सारे लोग जमा थे उनके पास, यूं लग रहा था
कि मानो वो कोई सत्ताधारी दल की कोई मंत्री हो, लेकिन वो विपक्ष की नेता थी। उसके बाद सीधे उठा करके जब भी कोई आया उनके पास अपनी कोई आवाज उठाने, कोई अपनी मांग लेकर के आया, तुरंत उठा करके, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जो है कोई मंत्री हो, कोई भी हो, सीधे उठा करके फोन करती थी, मेरे पास ये आए, इनका काम कर दो। बेलाग बेबाक बिल्कुल एक वो शख्सियत का उनके हिस्सा था। उन्हें वो किसी के लिए कुछ भी कहें, लेकिन वो उन्हें एक चीज मालूम था कि वो साफगोई से चीजों को कहती हैं। वो जनता के जो अपने बिल्कुल वोटर ब्रजेश, थे, जो स्थानीय उनकी लोग ये थे, साफगोई वो ही उनको भीड़ से अलग करती रही। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे। और जैसे ही उनके पार्थिव शरीर को उत्तराखंड सदन से निकाला जाएगा, उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे, हम लगातार आप तक पल पल के अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इस बीच उत्तराखंड विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दुख जताया है। प्रियंका गांधी ने एक बाकायदा एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी के निधन का दुखद समाचार मिला है। आज हमने एक जुझारू नेता, जनप्रिय जनप्रतिनिधि एवं अभिभावक को खो दिया है। ईश्वर उनको श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में परिजनों को कष्ट सहने का साहस दे। वहीं डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन पर राज्य के मुखिया तीरथ सिंह रावत ने न्यूज़ वन इंडिया के साथ खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने इस पर दुख जताया है। आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का से जो बातचीत हमारी हुई थी उसका एक छोटा सा अंश। इंदिरा जी का जाना हमारे लिए बहुत कष्टकारी, दुखदायी और प्रदेश के लिए क्षति हुई है। और मैं तो प्रदेश नहीं तो मैं तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने 24-25 वर्ष जिससे राजनीति उनकी रही है और वो एक स्मरणीय और क्षण मुझे याद आते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी उस सदन में मुझे भी सौभाग्य मिला उनके साथ रहने का। और मेरे लिए तो बड़ी बहन के रूप में थे, क्योंकि दल अपनी जगह है, लेकिन कई बार जब सदन के अंदर भी कुछ ऐसे विषय आते थे तो वो हमारा मार्गदर्शन करती थी और उत्साहवर्धन भी करती थी। और कई बार इशू वो कहते थे कि ये उठाने चाहिए, ये भी सब रहता था। तो वहां से लेकर उत्तराखंड में भी 2 बार सदन में रहने का मौका मिला। वहां से आने पर फिर बाद में भी तो वो एक जब सदन में होते तो दल में रहकर जब वो बात करते थे तो करते थे समाज के क्षेत्र की बात करते थे, लेकिन जब बाहर होते थे तो फिर सबको एक साथ लेना, ऐसा उनका स्वभाव था। और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके फिर विचार करना, ये उनके स्वभाव में था। उनका व्यक्तित्व विराट था और उसी के कारण उनका उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और देश के दिल्ली में भी बहुत सारे इस प्रकार के नेतृत्व से पहचान और उनकी पकड़, और वो हमारे प्रदेश के हित के लिए। तो उनका जाना हमारे लिए बड़ा कष्टकारी है, दुखदायी है। और आपके माध्यम से मैं अपने को श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहूंगा और भगवान उनके अपने चरणों में उनको स्थान दे, उनके परिवार कष्ट घड़ी में हिम्मत दे, ऐसा मेरा आपके माध्यम से। लेकिन अभी इस कोविड के समय में भी मेरा 8-10 बार उनसे बातचीत होना, 2 बार तो वर्चुअल से मैं जुड़ा जी। जब मैंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो उन्होंने कई सुझाव भी रखे थे और वो सुझाव मैंने पूरे किए भी थे। और यही नहीं तो फिर अभी एक वर्चुअल में भी जुड़ा था, तो DRDO का 500 बेड का लोकार्पण हॉस्पिटल का आवेदन के अंदर उन्होंने उसके अध्यक्षता की थी, सीधा जुड़ा, बातचीत की कई इस तरह का। और उस समय भी और ऐसे अभी 4-5 दिन पहले मेरी फोन में उनसे बात हुई थी जी। ऐसे लगातार कई बार सुझाव देता भी था और सुझाव देती भी थी, ऐसे ही। और बहुत अच्छे सुझाव होते थे उनके सुझाव प्रदेश के हित में होते, विकास के हित होते थे। तो हमको लगता था कि वो हमें निश्चित है कि एक ऐसा सुझाव मिलते हैं तो मैं फिर
उत्सुकता होती थी, तो मैं उनसे पूछता भी था हर बार ऐसा। तो एक ऐसा नेता का जाना तो स्वाभाविक है कि हमारे बड़ा कष्टकारी और दुख तो है ही, तो उसकी भरपाई करना तो बड़ा है। तो और मैं सोचता हूँ कि उनको उनके जाने से सभी को बड़ा कष्ट हुआ होगा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था और ऐसी संघर्षशील और इस प्रकार का विकास और उनके में एक ही रहता था, कैसे हम लोग इस प्रदेश को आगे बढ़ाएं, भाव लगता था। चल बड़ा कष्ट है जी। नहीं रहे हमारे बीच में। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा भी, क्योंकि 4 दिन पहले मैंने उनसे बात की है और कई चीजों में भी हुई है, दोनों तरफ राजनीतिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी और विकास की दृष्टि से भी, कोविड की दृष्टि से, ये सब चर्चाएं रही हैं। तो इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद लगातार सियासी गलियारों से शोक संवेदना व्यक्त किया जा रहा है और इस वक्त उत्तराखंड सदन दिल्ली में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और उसे उत्तराखंड हल्द्वानी ले जाने की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।